हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, इन सब की बात हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। यानी कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट होने वाला है क्रोमेटोग्राफी पे, ये जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर होने वाला है। लेकिन ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद जितने भी लेक्चर आएंगे उन सारे लेक्चर की नींव ये आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो और आप किसी भी साइंस की किसी भी ब्रांच, जैसे आप अगर बॉटनी के भी हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, या फिर आप माइक्रो पढ़ रहे हो, फार्मा पढ़ रहे हो, या बायोटेक पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो लेक्चर या ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी हम सारे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। जहां जहां पर हम मटेरियल का या कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, जहां जहां हम कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं, वहां पे क्रोमेटोग्राफी हमें पढ़नी ही होती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके लिए ये पूरी लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि आखिर में क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो जब 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो सन 1900 वाली सीरीज स्टार्ट हुई थी, वहां से या उससे पहले तक ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं थी जिससे कि आप किसी मिक्सचर से, अगर कोई मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स है, तो उन्हें आप सेपरेट आउट कर सके। तो सन 1900 में एक बॉटनी साइंटिस्ट हुए, बॉटनिस्ट थे वो, एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक जुगाड़ डेवलप किया, या उन्होंने ये एक प्रोसेस डेवलप की या एक टेक्निक डेवलप की जिसे क्रोमेटोग्राफी उन्होंने नाम दिया। और उसे उन्होंने क्रोमेटोग्राफी क्यों नाम दिया उसका भी हम मीनिंग यहाँ पे समझेंगे। और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था स्वेट, TSWET। स्वेट साइंटिस्ट हुए इन्होंने सन 1900 में। और ये जो साइंटिस्ट थे ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट पे स्टडी करते थे। तो इन्होंने क्या किया बॉटनिस्ट स्वेट ने, कि इनको जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के जो कलर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, उन प्लांट्स के कलर पिगमेंट्स को किसी भी सॉल्यूशन से सेपरेट आउट करना था, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेपरेट आउट करना था। तो ये जो स्वेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की और इन्होंने इसे क्रोमेटोग्राफी नाम दिया। क्रोमेटोग्राफी नाम देने का रीजन क्या था? क्योंकि जो बॉटनिस्ट के ये साइंटिस्ट थे स्वेट, ये काम कर रहे थे प्लांट्स पिगमेंट पर। जब इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया तब ये काम कर रहे थे किस पर? प्लांट्स पिगमेंट पर। प्लांट्स पिगमेंट पर। और जो ये प्लांट्स पिगमेंट होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, जो कि बायो के अगर स्टूडेंट हो गए, जो बॉटनी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होता है। जैसे क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर के लिए होता है, जेंथोफिल होता है वो येलो कलर के लिए होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पिगमेंट को इन्हें सेपरेट आउट करना था, अलग अलग करना था। इसके लिए इन्होंने ये टेक्निक डेवलप की। और इन्होंने ये जो प्लांट्स पिगमेंट थे, ये किसके आधार पर या किसके बेसिस पर अलग किए, इनका सेपरेशन किया? तो इनने एक प्रिंसिपल लगाया था वहां पर, इनने ये टेक्निक डेवलप की थी। इन्होंने एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल के थ्रू इन्हें प्लांट्स पिगमेंट को सेपरेट आउट किया था। तो स्वेट साइंटिस्ट ने प्लांट्स पिगमेंट्स को, यानी कि कलर के आधार पर कलर के आधार पर कलर के आधार पर इन्होंने इन्हें सेपरेट आउट किया था। और कलर का मतलब होता है क्रोमो। और इन्होंने कलर के आधार पर सेपरेट आउट करके उन्हें लिखा था। इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या दिया गया? क्रोमेटोग्राफी दिया गया। क्योंकि ग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब होता है कलर, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि क्रोमेटोग्राफी नाम क्यों रखा गया और कब रखा गया था, या इसकी जो डिस्कवरी की गई थी कब की गई थी? सन 1900 में की गई थी, स्वेट साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद में हम अगर बात करें कि क्रोमेटोग्राफी में हम जनरली क्या करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी में हम किसी भी मिक्सचर से सेपरेशन करते हैं। किसी भी मिक्सचर से जो सोल्यूट रहता है, सोल्यूट पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं, प्लस प्यूरिफिकेशन करते हैं और हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
करते हैं। यानी कि ये जो हमारी जो पूरी क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक एनालिटिकल टेक्निक्स होती है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर से सेपरेट आउट करते हैं उसके जो सोल्यूट पार्टिकल जो डिसॉल्व होते हैं या जो मिक्सचर होता है उन्हें हम सेपरेट आउट करते हैं। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी होने वाली है ये क्रोमेटोग्राफी किन प्रिंसिपल के आधार पर ये सेपरेशन होता है, यानी कि जो सेपरेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो वैसे तो हम यहाँ पर ये जो सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है या सेपरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो 5 टाइप से पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारी लेक्चर सीरीज होने वाली है इस लेक्चर सीरीज में जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है या जो प्रिंसिपल है उन पर हम बात करेंगे। और वो 3 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं सेपरेशन के, तो जो फर्स्ट मैकेनिज्म या जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल हम कौन सा पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। सेकंड जो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्टीशन प्रिंसिपल। पार्टीशन या इसका एक और नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। और जो थर्ड हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल या मैकेनिज्म। क्या होता है ये एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल, पार्टीशन प्रिंसिपल और आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल, इनको हम बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं। और यही होते हैं हमारे 3 मेन या हम कहें कि क्रोमेटोग्राफी के जो मेन प्रिंसिपल या मैकेनिज्म होते हैं जिनके आधार पर ये जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल है या जिसे हम एनालाइट बोलते हैं, एनालाइट का सेपरेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन होता है। तो एक एक करके हम बारी बारी से इन तीनों प्रिंसिपल पर बात करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा रफ आउट कर लेते हैं हम, फिर हम सबसे फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। अब अच्छा, हम ये जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगे जो कि क्रोमेटोग्राफी में यूज हुए हैं। जैसे जैसे वो टर्म्स आते जाएंगे उनका भी मीनिंग मैं आपको समझाता जाऊंगा, तो आप उन टर्म्स का मीनिंग या उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, उन टर्म्स का हमें क्या मतलब रहता है उनको भी नोट आउट करते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो प्रिंसिपल क्या होने वाला है, एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल से किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी मिक्सचर से सोल्यूट पार्टिकल या एनालाइट जो होते हैं, देखो एनालाइट किसे बोलते हैं, एनालाइट उसे बोलते हैं हम जिसका हमें एनालिसिस करना है, जिसे हमें सेपरेट आउट करना है, जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, उसे हम एनालाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में मान लो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर से हमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल इस मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व हैं, घुले हुए हैं, मिक्स है, उन्हें सेपरेट आउट करना है और उनका एनालिसिस करना है। तो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल क्या होता है, देखो जनरली एड्सॉर्प्शन का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो किसी भी सॉलिड सरफेस पर मान लो कि कोई सॉलिड सरफेस है या कोई सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, वो सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। तो उन सॉलिड, वो जो भी सॉलिड है जो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उस सॉलिड की सरफेस पर किसी अदर लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स का चिपक जाना। क्योंकि देखो सॉलिड है, ये सॉलिड के मान लो पार्टिकल है, इन पार्टिकल के बीच में कुछ गैप भी रही होगी। जब इन पार्टिकल्स के बीच से कोई लिक्विड या कोई गैसेस गुजरती है तो उन गैस और उन लिक्विड के पार्टिकल्स का इन सॉलिड पार्टिकल्स की सरफेस पर क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, ये या एड्सॉर्प्शन हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये इसी प्रिंसिपल या इसी नियम पर आधारित होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो एड्सॉर्प्शन होने वाला है, तो ये जो सॉलिड होते हैं जिनकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जिन पार्टिकल्स का एड्सॉर्प्शन होता है, यानी कि ये जो लिक्विड या गैसेस के जो पार्टिकल जिनका एड्सॉर्प्शन हुआ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट बोलते हैं। तो यहाँ से एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट किसे बोलते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि ये जो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल होता है इसके आधार पर किस तरह से सेपरेशन होता है उसको आप समझिए। कि मान लीजिए आपके पास में कोई मिक्सचर है और इस मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट सोल्यूट
मिक्स है। तो चलिए इसमें हम मान के चल लेते हैं कि 3 तरह के सोल्यूट मिक्सचर है, 3 तरह के सोल्यूट पार्टिकल मिक्स है, जिसे हमने ए बी सी नाम दिया। ए बी सी ये 3 तरह के या 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर के, एक हमारा ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का पार्टिकल मिक्स है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के पार्टिकल को हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल रहता है, इसमें किस मैकेनिज्म पर ये काम करता है, तो इसमें 2 चीजें होती है। एक इसमें होती है स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस क्या होती है स्टेशनरी फेस वो भी हम समझेंगे, और एक होती है मोबाइल फेस, मोबाइल फेस। तो ये जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं जिन्हें हमने क्या कहा, एड्जॉर्बेंट कहा, ये एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं, स्टेशनरी फेस होते हैं। स्टेशनरी फेस यानी कि स्थिर फेस होते हैं, ये मूव नहीं करते। और ये जो लिक्विड या गैसेस होते हैं, लिक्विड और गैसेस जिन जो एड्जॉर्बेट होते हैं सॉलिड की सरफेस पर, वो क्या होते हैं, मोबाइल फेस होते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसी स्टेशनरी फेस से मोबाइल फेस को गुजारते हैं, तो उस स्टेशनरी फेस जो कि सॉलिड में की स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, उस स्टेशनरी फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, उन पार्टिकल्स का नेचर होता है कि उनके पास में होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, बाइंडिंग टेंडेंसी होती है, बाइंडिंग की टेंडेंसी होती है, बाइंडिंग टेंडेंसी होती है। किस के लिए बाइंडिंग टेंडेंसी होती है, जो सोल्यूट पार्टिकल या जो मोबाइल फेस के पार्टिकल होते हैं उनको ये बाइंडिंग करके रखता है। और ये जो मोबाइल फेस के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट एफिनिटी होती है कि ये इसके साथ में, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से इसके साथ बाइंड कर जाते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो थोड़े कम इनके साथ बाइंड करते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत कम बाइंड होते हैं। तो देखिए सेपरेशन किस तरह से होगा, तो हम एक कॉलम लेते हैं, कुछ इस तरह का एक कॉलम लेते हैं, और इस कॉलम के अंदर हम ये जो स्टेशनरी फेस का जो मटेरियल है, स्टेशनरी फेस का जो सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल फिल कर देते हैं। अब ये सॉलिड मटेरियल क्या हो सकता है, ये सॉलिड मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए सॉलिड मटेरियल हमारे पास में सिलिका है, और ये सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी कैसी है कि उनके संपर्क में या उनसे जब कोई सोल्यूट पार्टिकल या कोई मिक्सचर या लिक्विड गुजरेगा, तो उस लिक्विड में जो भी पार्टिकल मिक्स है, उन पार्टिकल्स को वो बाइंडिंग कर लेगा। और इसका नेचर कैसा होता है, पोरस नेचर होता है, पोरस नेचर यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होती है, जिससे कि वो जो सॉल्यूशन आप फ्लो कर रहे हो, जो कि किस स्टेज में है, मोबाइल फेज में है। मोबाइल फेज यानी कि मूव करना, मोबाइल फेज वाला जब यहाँ से गुजरेगा, मोबाइल फेज जो गुजरेगी, जो आपका सॉल्यूशन आपने बना रखा है, जब वो गुजरेगी तो जिस पार्टिकल, उसमें जो मिक्सचर पार्टिकल है, जिसकी एफिनिटी जितनी ज़्यादा रहेगी बाइंडिंग होने की, होल्ड होने की, वो उतना ईजिली बाइंड हो जाएगा, जल्दी जल्दी बाइंड हो जाएगा। और जिसकी एफिनिटी जितनी कम रहेगी, वो बहुत कम बाइंड होगा और नीचे तक आने तक बाइंड नहीं होगा, और यहाँ से इल्यूट आउट निकलने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ से अब जब आप डालोगे, और ये क्या है, ये एक कॉलम होता है, तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल आने स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले वो पार्टिकल आने स्टार्ट होंगे जिनकी इफिनिटी कम है, जिनकी इन पोरस पार्टिकल या जो ये जो पार्टिकल है सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ में जिनकी एफिनिटी कम होगी बाइंड होने की, वो सबसे पहले आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर कौन आएंगे, जिनकी इफिनिटी या जिनकी टेंडेंसी मिड में होगी, फिर वो पार्टिकल आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे वो पार्टिकल आएंगे जिनकी इफिनिटी अलग रहेगी, और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है तो सबकी इफिनिटी अलग अलग रहेगी, तो सब अलग अलग टाइम पर बाहर आएंगे। कुछ सबसे पहले आ जाएंगे, फिर कुछ सेकंड नंबर पर आएंगे, कुछ फिर सबसे आखिरी में आएंगे, जिनकी इफिनिटी सबसे ज़्यादा थी, जो सबसे ज़्यादा देर तक बाइंड करने की कैपेसिटी थी, वो सबसे बाहर आएंगे। तो इस तरह से हमारा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के आधार पर इनमें सेपरेशन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। इसके बाद में हमारा आता है, अच्छा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल आपको समझ में आया। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको, कुछ टर्म याद रखने हैं। वो टर्म आपको, स्टेशनरी फेज क्या होती है, स्टेशनरी फेज हमेशा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में कैसी लेनी है, आपको सॉलिड लेनी है, सॉलिड लेनी है। मोबाइल फेज कैसी हो सकती है, मोबाइल फेज या तो लिक्विड होनी चाहिए या गैसेस स्टेट होनी चाहिए। उसके बाद में आपको एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये समझ में आया। और इसमें आप
आपको पोरस नेचर के ये होने चाहिए आपकी स्टेशनरी फेस। इसके बाद में हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल आने वाला है, वो सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है? सेकंड प्रिंसिपल हमारा होता है पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल या डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो जो सेकंड हमारा प्रिंसिपल होने वाला है क्रोमेटोग्राफी का, वो क्या है? पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तो ये जो पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल होता है, इसमें जो स्टेशनरी फेस होती है, स्टेशनरी फेस हमने जो हमारा एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल था वहां पर सॉलिड होनी चाहिए, लेकिन जो पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल होता है, इसमें जो हमारी स्टेशनरी फेस है वो कैसी होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। और जो मोबाइल फेस है, एमपी जो है, मोबाइल फेस जो है, मोबाइल फेस या तो लिक्विड हो या गैसेस हो सकती है। अब ये जो पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से सेपरेशन करेगा, उसको आप समझिए। तो आपने एक क्रोमेटोग्राफी का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, अगर आप 12th में भी रहता है ये, 12th में क्रोमेटोग्राफी का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाता है। अगर 12th में नहीं करवाया तो हो सकता है आपने बीएससी में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। एक आपको पेपर की एक स्ट्रिप दी गई थी, जो कि पेपर किसका होता है? जो कि पेपर सेल्यूलोज का बना होता है, जिसे वॉटमैन फिल्टर पेपर हम बोलते हैं। एक पेपर स्ट्रिप दी गई थी और उसे आपको एक सॉल्यूशन बनाया गया था, क्रोमेटोग्राफी का ही है ये, एक सॉल्यूशन बनाया गया था। उस सॉल्यूशन में आपने उस पेपर स्ट्रिप को डिप किया था, लेकिन उस पेपर स्ट्रिप को डिप करने से पहले उस पेपर स्ट्रिप पर आपने कुछ 2 सेंटीमीटर नीचे से लाइन खींची थी और पेंसिल से लाइन खींची थी, और इस स्ट्रिप पर जहाँ पर आपने लाइन खींची थी, यहाँ पर आपने कुछ डॉट लगाए थे, और फिर इस स्ट्रिप को आपने, ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर आपको बना के दिया था कॉलेज वालों ने या स्कूल वालों ने, उसमें आपने डिप कर दिया था। फिर कुछ देर बाद आपने देखा था कि ये सॉल्यूशन इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो गया था, इस पेपर पर धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ तक ये सॉल्यूशन मान लो पहुँच गया था। आपके सॉल्यूशन ने इतना मूवमेंट कर लिया था इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर या इस पेपर के ऊपर। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन, या ये जो प्रैक्टिकल होता है, ये पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की ही क्रोमेटोग्राफी होती है। देखिए, इसमें जो आपने सॉल्यूशन लिया था, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपकी होती है मोबाइल फेस होती है, मोबाइल फेस होती है। और ये जो आपका पेपर होता है, ये जो आपका पेपर होता है, ये होती है स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बोला कि यहाँ पे स्टेशनरी फेस लिक्विड लेनी है, लेकिन ये तो पेपर तो लिक्विड नहीं होता, पेपर तो होता है सॉलिड होता है। तो फिर ये स्टेशनरी फेस लिक्विड कैसे हुई? ये पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल हुआ, ये कैसे हुआ? तो देखिए कि ये जो आपके जो सॉल्वेंट ने या जो आपका जो सॉल्यूशन था, इसने जो मूवमेंट किया या इसका जो मूव हुआ ऊपर की तरफ इस पेपर में, तो ये जो पेपर होता है सेल्यूलोज का, जो ये पेपर होता है, सेल्यूलोज का जो पेपर होता है, इस पेपर के जो सेल्यूलोज के जो पार्टिकल होते हैं या जो सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वेपर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या मॉइस्चराइजर पाया जाता है। मॉइस्चराइजर यानी H2O के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं H2O के मॉलिक्यूल्स की वजह से ये जो आपका सॉल्यूशन था, ये ऊपर चढ़ पाता है। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा या एक टर्म सुना होगा, कोहेसिव फोर्स यहाँ पर लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स और इस सॉल्यूशन के बीच में, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो स्टेशनरी फेस, इसका जो ओरिजिनल स्टेशनरी फेस हम देखें तो ओरिजिनल स्टेशनरी फेस इसका ये पेपर नहीं है, इसका ओरिजिनली स्टेशनरी फेस क्या होता है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि मॉइस्चराइजर के फॉर्म में इस पेपर या इस सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हैं, वो होते हैं, क्योंकि वो भी लिक्विड स्टेट में है, आपका स्टेशनरी फेस भी, और आपका जो मोबाइल फेस है वो भी लिक्विड स्टेट में होता है, और ये सॉल्यूशन यहाँ पर ऊपर चढ़ता है। अब बात आती है कि इनका पार्टीशन किस तरह से होता है। तो इनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट एक टर्म होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट, या इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं KD से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? KD से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, KD का जो फॉर्मूला होता है, KD का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जो ये भी इसमें जो आपके सोल्यूट पार्टिकल है जिन्हें आपको सेपरेट आउट करना है, उनका कंसंट्रेशन किसमें? इन एड्जॉर्बेंट, यानी कि ये जो एड्जॉर्बेंट है,
एड्जॉर्बेंट में अपॉन में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या कंपोनेंट भी इसे आप लिख सकते हैं, इन सॉल्यूशन, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, या मोबाइल फेस इसे लिख लीजिए, मोबाइल फेस आपको इजीली याद रखना आसान रहेगा, और इसे आप लिख लीजिए स्टेशनरी फेस। तो आपका जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन स्टेशनरी फेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन मोबाइल फेस। और जिस पार्टिकल्स, और ये जो डिफरेंट इस स्टेप पर जो डिफरेंट पोजीशंस पर ये मूव करेंगे, तो जिस पार्टिकल्स का या जिस कंपोनेंट्स का केडी की वैल्यू मिनिमम रहेगी, केडी की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, वो सबसे ऊपर जाएगा, वो सबसे ऊपर तक मूव करेगा, और केडी की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो पार्टिकल या वो कंपोनेंट इसमें सबसे नीचे रह जाएगा। फिर इस स्टेप को आप बाहर निकालते हो, फिर इसमें आप विजुलाइजर का स्प्रे करते हो, और विजुलाइजर का स्प्रे करने के बाद में इसमें आप आरएफ वैल्यू निकालते हो, रिटेंशन फैक्टर निकालते हो। आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट अपॉन, जिस कंपोनेंट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसके अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कि जितनी डिस्टेंस सॉल्यूशन ने ट्रेवल की उसका, और जो ये आपने जितने भी सोल्यूट पार्टिकल लिए थे या जो कंपोनेंट थे उन दोनों का ये रेशो होता है। और ये जो आरएफ वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इस तरह से पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल से भी कंपोनेंट का सेपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अगला प्रिंसिपल जिसका नाम है आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल किस तरह से सेपरेशन करता है या किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसकी हम बात करें, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल की आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म या आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। थर्ड है हमारा आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। किस तरह से काम करता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, तो इसमें जो स्टेशनरी फेस होती है, स्टेशनरी फेस एक बेड होता है। और हाँ, आयन एक्सचेंज जो हमारा प्रिंसिपल या मैकेनिज्म में जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमेशा हम जो सेपरेशन करते हैं वो करते हैं हम आयन या ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो कि चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, ये जो स्टेशनरी फेस होती है, ये स्टेशनरी फेस हमारा एक बेड होता है, ये बेड होता है, बेस होता है, जिसे हम बेस बोल सकते हैं या बेड बोल सकते हैं। इस बेड में दो तरह के आयन होते हैं, मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव हो, और इस बेड से जो ए है ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, और ये जो ए बी है ये दोनों आपस में आयोनिक बॉन्ड या इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, इनके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ए इस तरह से जुड़ा है और ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है हमारी स्टेशनरी फेस का। और ये सेपरेशन किनका करेगी, चार्ज पार्टिकल का, जो कि आयंस वाले पार्टिकल होते हैं, जैसे पेप्टाइड्स हो गए हमारे, उसके बाद में हमारे एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, उनका हम सेपरेशन इस टेक्निक्स के द्वारा करते हैं। जब हम इस तरह के इस सॉल्यूशन से, जो कि हमारा स्टेशनरी फेस का सॉल्यूशन है, इसमें हम उस चार्ज सॉल्यूशंस को डालते हैं या उस सॉल्यूशंस को डालते हैं जिसका हमें सेपरेशन करना है, अमीनो एसिड्स हो गए, डीएनए हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, उनको जब हम डालते हैं तो उनमें ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और वो चार्ज क्या करते हैं, जब इसके संपर्क में आते हैं, इनसे जब इंटरेक्शन करते हैं, तो इन चार्ज को रिप्लेस करके, मान लो कि कोई चार्ज C+ आया या C- आया, तो ये C- इस B को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ये B को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर ये क्या आ जाएगा, C- आ जाएगा, इस B को हटा देगा और क्या आ जाएगा, C- आ जाएगा, इस B को हटा देगा और C- आ जाएगा, और ये जो यहाँ से B निकले, ये B हमारे सेपरेशन में बाहर
मिल जाएंगे, सेपरेशन में बाहर मिल जाएंगे B माइनस। तो B माइनस का हमें जितना कंसंट्रेशन मिलेगा हम उनके B माइनस के कंसंट्रेशन के आधार पर बता सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन डाला है या जो हमारा मोबाइल फेस था उस मोबाइल फेस में हमारे नेगेटिव चार्ज का या जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसका इतना कंसंट्रेशन था। तो इस तरह से हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू भी सेपरेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल थे जिस पर हमारी डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी बनती है, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी बेस्ड होती है। तो इन 3 प्रिंसिपल पर हम टोटल 6 तरह की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इन प्रिंसिपल के आधार पर, क्योंकि हर क्रोमेटोग्राफी, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हुई जैसे HPLC हुई तो HPLC कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, एक तरह की कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और किस प्रिंसिपल पर आधारित है वो HPLC एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। तो अब हम क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उस क्लासिफिकेशन में हम एक एक करके क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो हम जो क्रोमेटोग्राफी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अब देखो अगर आप क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करो तो उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट बेस मानकर आप बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई कर सकते हो। आप ये जो हम स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस ले रहे हैं इनके आधार पर भी क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई कर सकते हो। ये जो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वो सेपरेशन कर रही है उनके आधार पर भी क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 6 तरह की क्रोमेटोग्राफी पर बात करेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि क्रोमेटोग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं और क्रोमेटोग्राफी कौन कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होती है। प्लस हमें ये आपको आइडिया लगा होगा कि हमें क्रोमेटोग्राफी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें किसी भी मिक्सचर से सेपरेशन करना था या किसी भी मिक्सचर से किसी सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करना था या किसी मिक्सचर का प्यूरिफिकेशन करना था, तो उसमें हमें क्रोमेटोग्राफी की जरूरत पड़ती है। और ये क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलिए वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।